जय हिंद दोस्तों। हमारे रोजगार विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में विराम चिन्ह का टॉपिक शुरू किया था। आज हमारी विराम चिन्ह की सेकंड क्लास रहेगी। तो आइए हम अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। कल की क्लास में 6 विराम चिन्ह कंप्लीट कर लिए थे। आइए 7वां विराम चिन्ह देखते हैं। 7वां विराम चिन्ह है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह 3 प्रकार से बनते हैं। ये तीनों लिखे हुए हैं। देखते हैं क्या होता है कोष्टक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग विकल्प दिखाने या क्रमसूचक अंकों या किसी शब्द के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर क है तो क को कोष्टक चिन्ह में लिखा है, ख है ख को भी कोष्टक चिन्ह में लिखा है, ग है ग को भी कोष्टक चिन्ह में लिखा है, फिर घ है तो घ को भी कोष्टक चिन्ह में लिखा है। अगला पॉइंट है, यहाँ पर गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4। इन चारों को अलग अलग कोष्टक चिन्ह में लिखा है। फिर अगला पॉइंट है, भगत सिंह उत्तेजित होकर कहते हैं, मातृभूमि के लिए मैं अपना शीश भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर जब उन्होंने उत्तेजित होकर ये बात कही तो यहाँ पर उत्तेजित होकर ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसमें नोट पॉइंट है, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने में कौन से कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो भूल सुधारने या किसी शब्द में त्रुटि को सही दिखाने के लिए इस प्रकार कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 है योजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह। योजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह इस प्रकार बनता है। देखते हैं क्या होता है योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, तुलनावाचक शब्द आदि के मध्य में किया जाता है। जैसे सुख दुख, इनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर है जीवन मरण, इन दोनों के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर है दूर दूर, इन दोनों के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर है पास पास, इनके बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है आदि। फिर अगला है मुझे दाल चावल बहुत पसंद है। तो यहाँ पर दाल चावल के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह इस प्रकार बनते हैं। इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, इस चिन्ह के 2 रूप होते हैं। पहला इकरा उद्धरण चिन्ह, इकरा उद्धरण चिन्ह इस प्रकार बनता है। और दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा इस प्रकार बनता है। देखते हैं क्या होते हैं अवतरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द या वाक्यांश या वाक्य को अलग से दिखाने के लिए लेखक या कवि का नाम, कोई शीर्षक, पुस्तक का नाम, समाचार पत्र का नाम, प्रत्यक्ष कथन, कहावतें इत्यादि को लिखने में किया जाता है। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण है पूस की रात। तो यहाँ पर पूस की रात को उद्धरण चिन्ह में लिखा है। इसके आगे है प्रेमचंद, तो यहाँ पर भी प्रेमचंद को उद्धरण चिन्ह में लिखा है। फिर अगला उदाहरण है सक्सेना ने ठीक कहा था, धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ
मौत ही मिलती है। तो यहाँ पर धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मौत ही मिलती है, उद्धरण चिन्ह में लिखा हुआ है। तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। अब नंबर 10 है उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह। उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह इस प्रकार बनता है। देखते हैं क्या होता है उपविराम चिन्ह। किसी शब्द की सीमा निर्धारण करने के लिए अथवा संवादों में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर है ऋग्वेद। ऋग्वेद को बताया गया है यह एक वेद है। तो ऋग्वेद के आगे क्या लगा हुआ है, ये उप विराम या अपूर्ण विराम चिन्ह। ऐसी अगला है रामायण। तो रामायण को बताया गया है यह एक धार्मिक पुस्तक है। तो रामायण के बाद उप विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर अगला है विज्ञान। तो विज्ञान को यहाँ पर एक वरदान बताया गया है और विज्ञान के बाद में उप विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर अगला है श्याम, मुझे दवा लेनी थी। तो यहाँ पर श्याम के बाद उप विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो वाक्यों में उप विराम चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। अब नंबर 11 है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह इस प्रकार बनता है। देखते हैं क्या होता है विवरण चिन्ह। किसी पद की व्याख्या करने या किसी के बारे में विस्तार से बताने, सूचना, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उदाहरण। जब हम कोई उदाहरण लिखते हैं तो उसके आगे विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर विवरण चिन्ह लगा हुआ है। फिर अगला है नोट। नोट के आगे भी विवरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। नंबर 12 है पुनरुक्ति सूचक या अनुवृत्ति चिन्ह। अनुवृत्ति चिन्ह इस प्रकार बनता है। देखते हैं क्या होता है पुनरुक्ति सूचक या अनुवृत्ति चिन्ह। एक ही शब्द को बार बार लिखने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 किलो चावल। फिर अगला है यहाँ पर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा दिया है 5 के स्थान पर और किलो के स्थान पर, और गेहूँ लिख दिया है। फिर अगला है यहाँ पर भी 5 के स्थान पर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा दिया है, किलो के स्थान पर भी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा दिया है और दाल को लिख दिया है। अर्थात जब कोई शब्द बार बार लिखा जाता है तो उससे बचने के लिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। नंबर 13 देखते हैं। नंबर 13 है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह इस प्रकार बनता है। क्या होता है लाघव चिन्ह? किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को संक्षिप्त रूप में ऊ प्रत्यय लिख दिया और इसके पीछे लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया। फिर अगला है डॉक्टर। डॉक्टर को संक्षिप्त रूप में डो लिखकर लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया। फिर अगला है मास्टर। मास्टर को मा लिखकर उसके पीछे लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग संक्षिप्त रूप में करने के लिए किया जाता है। हम नंबर 14 देखते हैं। नंबर 14 है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह इस प्रकार बनता है। देखते हैं क्या होता है लोप चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में छोड़े गए अंश के लिए रिक्त स्थान दिखाने के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
यहाँ पर पहला उदाहरण लिखा हुआ है, पुलिस वाले ने गाली देते हुए कहा। यहाँ पर इसके बाद लोप चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे वाक्य है फिर, सुधर जाओ वरना अंदर कर दूंगा। तो लोप चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार होता है। फिर अगला वाक्य है, भारत की राजधानी है। तो यहाँ पर राजधानी के बाद लोप चिन्ह लगा दिया है, वरना वाक्य क्या होता, भारत की राजधानी दिल्ली है। तो यहाँ पर दिल्ली को छिपाने के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब नंबर 15 देखते हैं, पाद बिंदु चिन्ह। पाद बिंदु चिन्ह इस प्रकार बनता है। देखते हैं क्या होता है पाद बिंदु चिन्ह। हिंदी में उर्दू भाषा से आए शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए कुछ व्यंजनों के नीचे पाद बिंदु या नुक्ता प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर है कै, ख, ग, ज, फ। तो इनके नीचे पाद बिंदु चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर आगे शब्द लिखे हुए हैं, जैसे वजीफा। तो यहाँ पर वजीफे में फा के नीचे पाद बिंदु चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर अगला शब्द है जलवा। तो यहाँ पर जलवा में जय के नीचे पाद बिंदु चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं, अब है नंबर 16। 16 है दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह इस प्रकार बनता है। देखते हैं क्या होता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जब वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, वहाँ दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मोहन। यदि हम मोहन को लिखेंगे तो इस प्रकार लिखा जाएगा, और इसका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण होगा मोहन। लेकिन यहाँ पर मोहन में दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसका उच्चारण कैसे होगा, मोहन। तो इस मोहन के मुकाबले यहाँ पर इस मोहन में अधिक समय लगा। ऐसी अगला शब्द है राम। इसमें भी दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसका उच्चारण कैसे होगा, राम। फिर अगला शब्द है ओम। जब इसका उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण कैसे होगा, ओम। तो यहाँ पर अन्य शब्दों की अपेक्षा इन शब्दों को बोलने में अधिक समय लग रहा है। अब अगला देखते हैं। अगला है हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह। हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह इस प्रकार बनता है। देखते हैं त्रुटिबोधक चिन्ह क्या होता है। वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द या अंश छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर उस छूटे हुए शब्द को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य है स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। लेकिन वाक्य पूरा क्या होता है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस वाक्य में जन्मसिद्ध छूट गया, तो इसको लिखने के लिए यहाँ पर हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर अगला वाक्य है हमें अपना स्वयं करना चाहिए। तो यहाँ पर वाक्य में कार्य छूट गया, तो वाक्य पूरा क्या होगा, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो यहाँ पर कार्य को लिखने के लिए हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब नंबर 18 देखते हैं। नंबर 18 है टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह इस प्रकार बनते हैं। देखते हैं क्या होता है टीका सूचक चिन्ह। जब कोई शब्द किसी पैराग्राफ में होता है और यदि उस शब्द के बारे में कुछ अलग से सूचना देनी होती है तो उस शब्द पर चिन्ह लगाया जाता है तथा उसी चिन्ह को पैराग्राफ से अलग लगाकर वह सूचना लिख दी जाती है। ऐसे चिन्ह को टीका सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है महात्मा
गांधी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के ऊपर क्या लगा हुआ है? टीका सूचक चिन्ह। अगला देखते हैं। अब है 19वां है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह इस प्रकार बनता है। देखते हैं क्या होता है तुल्यता सूचक चिन्ह। किसी शब्द का अर्थ लिखते समय तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ होता है धरा। इन दोनों के बीच में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर अगला है पाषाण। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। इन दोनों के बीच में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर अगला है पंख। पंख का अर्थ होता है कीचड़। इन दोनों के बीच में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर अगला है ह्रास। ह्रास का अर्थ होता है हानि। इन दोनों के बीच में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग शब्दों का अर्थ लिखते समय किया जाता है। अब नंबर 20 देखते हैं। 20 है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह इस प्रकार बनता है। देखते हैं क्या होता है समाप्ति सूचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी लेख या अध्याय या पुस्तक की समाप्ति पर किया जाता है, जो कि यह सूचित करता है कि कहानी या लेख या पुस्तक समाप्त हो चुकी है। जब हम कोई लेख या अध्याय लिखते हैं तो जब उसे लिखने के बाद वह खत्म हो जाता है तो वहाँ पर समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके अंत में समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऐसे करते हैं। दोस्तों, हमारा विराम चिन्ह का टॉपिक समाप्त हो गया है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।